Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 19th of January 2024. तो 19 जनवरी 2024 का द हिंदू एनालिसिस देखेंगे। आप लोग को बता दो कि करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज कल से स्टार्ट हो जाएगी, वीडियोस उसमें अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। आज मैं उसमें थोड़ा सा प्लान दे दूंगा, फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर कैसे हम कंप्लीट करने वाले हैं चीज़ों को। तो बी विद दैट। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा CSAT का भी एक बैच मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि कल मैंने एक वोटिंग डाला था, उसमें बहुत सारे लोग, और इनफैक्ट लास्ट 2 ईयर से GS 1 लोगों का क्लियर हो जा रहा है, लेकिन ये सेकेंड पेपर जो है CSAT का पेपर नहीं क्लियर हो रहा है। तो आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दैट एज वेल, ठीक है ना। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हम उसमें रिलीज़ करने वाले हैं। तो आई होप यू विल बी एबल टू डू दैट। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रंट पेज की न्यूज़ आइटम्स के साथ। अब जैसे मैंने आपको कल बताया था कि ईरान ने अटैक कर दिया था ऑन पाकिस्तान, सीरिया, ऐसी जगहों पे, ठीक है ना। क्यों किया था? बिकॉज ऑफ द टेररिज्म एंड ऑल। इंडिया ने उस स्टैंड को सपोर्ट भी किया था, ये भी मैंने आपको कल बताया था। अब जो बड़ी न्यूज़ आ रही है वो आ रही है फ्रॉम पाकिस्तान की, उसने भी रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स किए हैं अब ईरान के ऊपर। तो पाकिस्तान ने लॉन्च किया है रिटेलिएटरी एयर स्ट्राइक्स ऑन ईरान, और यहाँ पे पाकिस्तान एयरफोर्स ने लॉन्च किया एक स्ट्राइक ऑन ईरान। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेट मी शो यू फ्यू थिंग्स हेयर। तो यहाँ पे अपन ईरान का मैप देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ईरान कौन कौन सी जगहों को टच करता है। तो एक तो जो आपका इसका ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को टच करता है। तो पाकिस्तान मतलब ईरान के कौन से बॉर्डर पे आता है? ये ईस्टर्न बॉर्डर पे आता है, एंड बॉर्डर टच होता है दोनों का, है ना। अगर आपको लग रहा हो कि ईरान ने कैसे एयर स्ट्राइक किया होगा पाकिस्तान के ऊपर, तो इस तरीके से किया होगा। देन ऊपर आपको अजरबैजान दिख रहा होगा, आर्मेनिया दिख रहा है, देन इधर टर्की दिख रहा है ना। एंड देन यहाँ पे सीरिया दिख रहा है। सीरिया हालांकि बीच में है इराक और टर्की के, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी दिख रहा होगा। देन यहाँ पे वाटर बॉडीज में अगर देखें तो पर्शियन गल्फ आपको एक तरफ दिख रहा होगा, जहाँ सऊदी अरेबिया के साथ है, और ऊपर आपको दिख रहा होगा वहाँ पे कैस्पियन सी, ठीक है। तो 2 वाटर बॉडीज यहाँ पे आपको इस तरीके से दिख रही होंगी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग कि ये बॉर्डर्स कैसे कैसे हैं और पाकिस्तान किधर लाई करता है। थोड़ा सा आपको ये लोकेशन पता होनी चाहिए। ये तो थी एयर स्ट्राइक की बात। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। नेवी हेल्प्स ड्रोन हिट कार्गो वेसल इन द गल्फ ऑफ एडन। तो यहाँ पे अब नेवी ने एक मदद की है, किसकी? ड्रोन हिट एक कार्गो वेसल था गल्फ ऑफ एडन में, वहाँ पे मदद की है। तो ये हमारा नेवी का डिस्ट्रॉयर है INS विशाखापट्टनम, जिसने रिस्पॉन्ड किया टू डिस्ट्रेस कॉल बाय मार्शल आइलैंड फ्लैग्ड मर्चेंट वेसल MV गेनको पिकार्डी। तो अभी याद रखेगा, अभी दो इसके पहले जो हादसे हुए थे वो MV चैम प्लूटो से हुआ था, एंड दूसरा MV साई बाबा के साथ हुआ था। MV चैम प्लूटो और MV साई बाबा, ठीक है ना। अब जो हुआ है वो आपका जेनको पिकार्डी के साथ हुआ, MV जेनको पिकार्डी। नाउ दिस वाज आल्सो इन द गल्फ ऑफ एडन पार्ट। तो लेट मी शो यू अगेन वन थिंग। तो गल्फ ऑफ एडन वाला पार्ट तो आपको पता है कहाँ पर है। गल्फ ऊपर रेड सी है, देन यहाँ पे बाबल मंडेब आता है, देन गल्फ ऑफ एडन आता है, अरेबियन सी। तो रेड सी और अरेबियन सी के बीच में आपका गल्फ ऑफ एडन पड़ता है, ठीक है। और इधर सर वाटर बॉडीज में यहाँ पे कंट्रीज में येमेन है, इधर सोमालीलैंड आपको दिख रहा होगा, एंड देन सीड कंट्रीज जो सोमालिया, इरित्रिया, इथियोपिया, जिबूती वाली कंट्रीज हैं, वो भी आपको दिख रही होंगी। यहाँ पे एक और पोर्ट का नाम था, देखो यहाँ पे लिखा है पोर्ट ऑफ सफागा। तो पोर्ट ऑफ सफागा आपका कहाँ पर है? सफागा आपका इजिप्ट में पोर्ट है। ये भी आप याद रख सकते हैं, दिस थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अभी बहुत सारे अटैक जो हुए हैं, MV चैम प्लूटो, MV साई बाबा, पिकार्डी, तो ये आप थोड़ा सा इनके बारे में याद भी रख सकते हैं। तो आई होप यू विल बी रिमेंबरिंग ऑल दीज थिंग्स, ये आप याद रखेगा और कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। सो यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पर इसरो अपग्रेड्स इट्स डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर फॉर द फिशरमैन कम्युनिटी। अब इसरो ने एक्चुअली एक DAT नाम की चीज़ बनाई थी, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर। याद रखिएगा, डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर ये किसके लिए बनाया गया था? ये बनाया गया था आपका फिशरमैन कम्युनिटी के लिए। और अब इसका एडवांस्ड दूसरा वर्जन लाया गया है, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमिशन सिस्टम, ट्रांसमीटर सिस्टम फॉर सेकेंड जनरेशन, SG बोलते हैं, DAT SG। तो दोनों याद रखिएगा। तो अगर कोई आपसे DAT या DAT SG के बारे में पूछे तो डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर सेकेंड जनरेशन और डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर बाय इसरो फॉर द फिशरमैन कम्युनिटी।
अगली जो न्यूज़ है वो है इंडियाज डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक टू टच 300 मिलियन बाय 2030। तो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर ने बताया कि जो हमारा इंडिया का डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक सिस्टम है वो लगभग टच कर जाएगा नियरली 300 मिलियन बाय द ईयर 2030 विच विल बी ऑलमोस्ट 2-fold राइज फ्रॉम 153 मिलियन इन 2023। तो 2023 में यही आंकड़ा जो था वो 153 मिलियन का था, अब यही आंकड़ा जो है वो बढ़ करके 300 मिलियन हो जाएगा बाय 2030। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे एक न्यूज़ देख रहा है आपको, गुजरात इनकाउंटर्स सुप्रीम कोर्ट टू लुक इनटू द फेट टू ऑफ जस्टिस बेदी रिपोर्ट। अब यहाँ पर बात चल रही है एक रिपोर्ट की जिसका नाम है जस्टिस बेदी रिपोर्ट। एक कमेटी बनाई गई थी जस्टिस एच.एस. बेदी के अंतर्गत, जिसने कि जो सेवरल पुलिस इनकाउंटर्स हुए थे गुजरात में उनको स्टडी किया था। लगभग आई थिंक 17 या 20 इनकाउंटर्स थे जिनको स्टडी किया गया था, जिसमें से रिपोर्ट ने बताया कि 3 इनकाउंटर्स जो थे समीर खान, कसम जाफर और हाजी इस्माइल के, वो देवर प्राइमा फेसी किल्ड इन फेक इनकाउंटर्स। प्राइमा फेसी है ना, प्राइमा फेसी मतलब कि फर्स्ट लुक, पहली बार देखने में ऐसा लगता है। तो ये आपको याद रखना है, जस्टिस एच.एस. बेदी की जो रिपोर्ट थी, कमेटी थी, उसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट याद रखेगा। आगे देखते हैं सब कैटेगराइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स पैनल टू लुक इनटू इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स। तो यहाँ पर एक बात चल रही है अभी, जो एससी कम्युनिटी है उसके सब कैटेगराइजेशन के रिगार्डिंग एक्चुअली हुआ क्या था, मैं आपको बता दूं कि आपके तेलंगाना आंध्र प्रदेश की एक कम्युनिटी है मडिगा कम्युनिटी, याद रखिएगा, तेलंगाना आंध्र प्रदेश की कम्युनिटी है मडिगा कम्युनिटी, देखो लिखा है मडिगा कम्युनिटी। तो इन्होंने बोला था कि जो इनके बेनिफिट्स हैं, ज़्यादातर बेनिफिट्स वो इनको नहीं मिल पाते हैं, और कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वो उसको मतलब पूरे बेनिफिट जो है वो उठा लेती है, जो थोड़ा आगे के कम्युनिटीज़ हैं, है ना। तो अब मडिगा कम्युनिटी ने ये कहा था कि भैया हमको तो पूरा बेनिफिट मिल नहीं रहा है, और ये ज़्यादातर बेनिफिट्स एससी कैटेगरी के माला कम्युनिटी उठा लेती है। दिस इज़ व्हाट दे वर सेइंग। तो अब ये सब कैटेगराइजेशन है एससी के अंदर भी कि जो कम सबसे ज़्यादा जो पिछड़े हैं उनको, और जो सबसे ज़्यादा मतलब जिनको ज़रूरत है उनको बेनिफिट्स मिल पाएँ, तो इसके लिए मडिगा कम्युनिटी ने कहा था कि सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए। तो उसी के लिए सुप्रीम जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने पैनल की बात की है। अब बात चल रही है जीएम क्रॉप्स विल मेक द एडिबल ऑयल चीप। अब यहां पे बात चल रही है कि किस तरीके से जीएम मस्टर्ड की बात चल रही है। आप सबको पता है कि जीएम मस्टर्ड के लिए हमारे जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, हालांकि उसने अपना अप्रूवल ऑलरेडी दिया हुआ है, बट इसके अगेंस्ट बहुत सारे लोगों ने केस किया था कि भाई कैसे आपने इनको दे दिया, अप्रूवल दे दिया, और सारी चीज़ें बाकी है ना। तो उसी के रिगार्डिंग जो हमारे तुषार मेहता जी उन्होंने बहुत सारे आर्गुमेंट्स दिए हैं। पहला आर्गुमेंट तो उन्होंने ये दिया है कि भैया जो बाकी की कंट्रीज़ हैं जैसे अर्जेंटीना, यूएस, ब्राज़ील, कनाडा है, वो ज़्यादातर जीएम क्रॉप्स ही कल्टीवेट करती हैं। इनफैक्ट हमने बहुत सारा लगभग 2.8 लाख टन ऑफ सोयाबीन जो है हम इम्पोर्ट करते हैं एनुअली, और ये पूरा का पूरा जो रहता है वो जीएम सोयाबीन रहते हैं। मतलब कंट्रीज़ लगभग 80% जीएम सोयाबीन ग्रो करती हैं। इसके अलावा जो हम टन्स ऑफ कनोला ऑयल लेते हैं वो जीएम कनोला सीड्स के ऑयल मंगाते हैं। और ऐसे में अगर हमारी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट बन सकती है, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड यानी कि DMH11 जो एक हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वेराइटी है, और इंडिया में मस्टर्ड ऑयल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट भी किया जाता है। तो ऑथर ने वही बताया कि यहाँ पे तुषार मेहता जी का यही कहना है कि भैया जब अपन इतना सारा कुछ जीएम का मतलब मंगा रहे हैं, तो फिर हम क्यों ना अपना खुद का प्रोड्यूस करें, और इसका ऑलरेडी क्लियरेंस दिया जा चुका था। तो वो केस अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेता है, बट दैट इज़ द थिंग। अभी अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया में कौन सी वेराइटी है जीएम क्रॉप्स की जो कमर्शियली वायबल है, तो केवल आपका जीएम कॉटन जो है, बीटी कॉटन जो है, बीटी कॉटन इज ओनली अवेलेबल, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में डिस्कस करना है। द इंपॉर्टेंस ऑफ पीरियोडिक टेस्टिंग ऑफ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अब ये जो आर्टिकल है पैपिलोमा वायरस की टेस्टिंग के रिगार्डिंग है, तो थोड़ा सा इसमें जो फैक्ट्स हैं वो अपन देख लेते हैं। पैपिलोमा वायरस जो है वो मेन कॉज है सर्वाइकल कैंसर का। सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो वुमेन की सर्विक्स यानी कि जो एंट्रेंस होता है टू द यूट्रस फ्रॉम द वेजाइना से यूट्रस के बीच में जो एंट्रेंस है दैट इज द सर्विक्स पोर्शन, एंड सर्वाइकल कैंसर इज वेरी कॉमन इन दैट, है ना। इट इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर अमंग द वुमेन इन इंडिया, एंड इट इज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन कॉज्ड बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. And almost all sexually active people are infected by HPV at some point in their lives, but usually without symptoms. Now the WHO stats, WHO यही बोलती है कि लगभग सभी जो व्यक्ति हैं कहीं ना कहीं इससे इन्फेक्टेड होते हैं एक ना एक बार। सेक्शुअली एक्टिव जो पीपल रहते हैं दे आर इन्फेक्टेड बाय HPV at some point in their lives, but only without symptoms, है ना।
कई बार इम्यून सिस्टम उनको क्लियर कर देता है इन वायरसेस को, बट अगर मान लो आपका इम्यून सिस्टम उनको क्लियर नहीं कर पाया तो फिर ये रिस्क क्रिएट करते हैं। दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर, है ना। एंड 1.25 लाख वुमेन लगभग हर साल डायग्नोस होती हैं सर्वाइकल कैंसर से, एंड नियरली 75,000 ऑफ देम डाई। तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो कि मौत से भी रिलेटेड है इसका। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। 2022 में WHO ने एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जिसमें उन्होंने कहा कि नाउ वी एम एट एलिमिनेटिंग द सर्वाइकल कैंसर एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। एंड इसके लिए उन्होंने 3 पिलर्स से स्ट्रेटजी बनाई जिसमें उन्होंने कहा कि 90% जो गर्ल्स हैं दे शुड बी फुल्ली वैक्सीनेटेड बाय 2030 विद द HPV वैक्सीन। एंड जो है ये वैक्सीनेशन होगा वो 15 साल की उम्र तक लग जाना चाहिए। दोनों जो इसके वैराइटीज़ हैं HPV के दो अभी आते हैं। हालांकि WHO ट्राई कर रहा है कि इसका एक डोज में भी वैक्सीन काम करे, बट एज ऑफ नाउ दो वैक्सीन डोज लगते हैं। एंड 70% ऑफ द वीमेन स्क्रीन्ड विद हाई परफॉर्मेंस टेस्ट बिटवीन 35 एंड 45 फॉर अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ प्री कैंसरस लीजन्स, है ना। तो यहाँ पे स्क्रीनिंग की बात की गई, जो 35 से 45 की उम्र रहती है ऐसे में वीमेन को अगर स्क्रीन कर लिया जाए, अर्ली डिटेक्शन अगर हो जाए मतलब कि, तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है। एंड 90% वुमेन जो आइडेंटिफाई हो सर्वाइकल कैंसर से उनको ट्रीटमेंट दिया जाए। तो यही 3 पिलर स्ट्रैटेजी है। पहला तो मैंने आपको बताया वैक्सीनेशन 15 साल की उम्र तक, एंड दूसरा 35 से 45 के टाइम में उनको अर्ली डिटेक्शन कर लिया जाए, और जब डिटेक्ट हो जाए तो 90% को एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दिया जाए, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब यहाँ पे वैक्सीन्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे टेस्टिंग की पहले बात कर लेते हैं। तो WHO ने रिकमेंड किया है HPV DNA टेस्टिंग, है ना। याद रखिएगा WHO के अकॉर्डिंग HPV DNA टेस्टिंग इज द फर्स्ट चॉइस जो कि की जाती है फॉर स्क्रीनिंग मेथड ऑफ सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन, है ना। तो ये टेस्ट होता है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट HPV DNA टेस्टिंग, ठीक है। वैक्सीन्स की बात करें तो 2022 में इंडिया का जो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है ऑन इम्यूनाइजेशन, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, इसने रिकमेंड किया था कि HPV वैक्सीन जो है कंट्री में उसको UIP यानी कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत इंक्लूड किया जाए। तो एक ये याद रखेगा कि नतागी जो है, नतागी यानी नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, उसने कहा है बेसिकली कि आपको जो वैक्सीनेशन HPV का उसको इंक्लूड कराना चाहिए। अब इसके लिए वैक्सीन्स भी 2 हैं। मैं आपको बता दूं प्रेजेंटली जो वैक्सीन्स है ना वो 2 हैं। एक तो हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन है, इसको हम सर्वावैक बोलते हैं, इंडिया की वैक्सीन बोलते हैं। देखो यहाँ पे देखो ये लिखा भी हुआ है, दिस इज द सर्वावैक, ये देखो लिखा है ना सर्वावैक, इंडिया का सीरम इंस्टीट्यूट का है। और दूसरा एक मर्क की है गार्डासिल, गार्डासिल याद रखिएगा। दूसरी जो वैक्सीन है दैट इज गार्डासिल। तो 2 वैक्सीन के नाम भी आपको बता दिए, एक तो मैंने सर्वावैक बता दिया, दूसरा आपको गार्डासिल बता दिया, दोनों आप याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। तो दोनों वैक्सीन्स के नाम भी याद रखिएगा, गार्डासिल बाय मर्क एंड सर्वावैक बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ये आई होप यू गॉट क्लैरिटी, कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगली न्यूज़ है तमिलनाडु से आ रही है। तमिलनाडु ने फोकस किया वॉक इन मॉडल जो कि टीबी का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा। वॉक इन मॉडल क्या होता है मैं आपको बता दूं। अब इंडिया का गोल है टीबी एलिमिनेशन का बाय 2025, 2025 तक वो टीबी को एलिमिनेट करना चाहते हैं, ठीक है ना। एंड तमिलनाडु हैज़ टेकन अ स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग दिस गोल बाय इम्प्रूविंग एंड फोकसिंग ऑन सर्विसेज एट द प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल, है ना। अब उन्होंने सोचा है कि प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पे हम कुछ काम करें और इम्प्रूव करें, गोल को प्राप्त करने की कोशिश करें, और इसीलिए स्टेट ने रोल आउट किया है वॉक इन टीबी सेंटर्स। तो ये कौन से स्टेट ने रोल आउट किया याद रखिएगा, वॉक इन टीबी सेंटर्स तमिलनाडु ने रोल आउट किया है एज अ वन स्टॉप सोल्यूशन, एंड ऑल द सर्विसेज स्टार्टिंग विद स्क्रीनिंग टू मॉनिटरी असिस्टेंस एंड प्रोविजन ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट विल बी प्रोवाइडेड अंडर वन रूफ। सारी की सारी सुविधाएं यानी कि ऊपर के स्क्रीनिंग से लेकर के मॉनिटरी असिस्टेंस तक यानी कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट तक आपको इन्हीं एक रूफ में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो द वॉक इन सेंटर्स फॉर टीबी एलिमिनेशन बाय द तमिलनाडु। एडिटोरियल पार्ट पे आते हैं। एडिटोरियल है इंडियन मीडिया पे, ये आर्टिकल लिखा गया है शशि थरूर द्वारा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात उन्होंने जो लिखी वो है मीडिया जो है अभी वो ब्रेकिंग न्यूज़ कल्चर में फंस चुकी है, यानी कि सेंसेशनल मीडिया के चक्कर में फंस चुकी है। ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ कल्चर है इस कारण से क्या होता है, कई बार बिना वेरीफाई किए भी न्यूज़ फैक्ट्स डाल दिए जाते हैं। एंड वही चीज़ ऑथर ने कहा कि TRPs की रेस में ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलने लगी है, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ऑथर ने कहा है कि इससे जो प्रिंट मीडिया है वो भी ऐसा नहीं कि इससे अफेक्ट नहीं हो रही, वो भी इससे अफेक्टेड हो रही है। पहले क्या होता था, एक साइकिल होती थी प्रॉपर कि न्यूज़ को पब्लिश करने से पहले फैक्ट चेकिंग की जाती थी, बट नाउ दैट ट्रेडिशनल साइकिल ऑफ न्यूज़ चेकिंग या उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक करना अब वो चीज़ें नहीं हो रही हैं बहुत सारे आइटम्स में, एंड प्रिंट मीडिया भी इसी होड़ में लग गया है।
तो इसका नतीजा ये निकलता है कि पूरा जो मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे डिजिटल मीडिया हो, वो रश में हो जाता है। एंड जब रश में रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है, तो वो दे विल फॉल प्रे टू इनएविटेबल रश टू जजमेंट, वो जजमेंट करने लगते हैं। तो एक मीडिया की प्रॉब्लम ये भी कि आजकल मीडिया फैक्ट्स नहीं दिखा रहा है, दे आर नाउ प्रोनाउंसिंग जजमेंट्स ऑनलाइन, है ना। तो सीधे सीधे जजमेंट बताइए सही है गलत है, हर चीज़ इस तरह से जजमेंट के फॉर्मेट में कर रहे हैं। दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम। गवर्नमेंट को चाहिए कि एक फ्री एंड प्रोफेशनल मीडिया रहे जो कि एक ऑनेस्ट एंड एफिशिएंट वर्क कल्चर ले आए, सोसाइटी में एक मिरर की तरह भी काम करे एंड एक स्कैल्पेल की तरह भी काम करे, ताकि जो गलत हो रहा है उसको सामने ला सके। एक पब्लिक वॉचडॉग के रूप में भी काम कर सकती है मीडिया, लेकिन वो तभी कर पाएगी जब वो फ्री है मीडिया, है ना। एंड फ्री मीडिया इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, है ना। तो वी वांट बेटर जर्नलिज्म, दिस इज़ व्हाट द ऑथर सेज। अब कैसे हमको बेटर जर्नलिज्म मिल सकता है, तो पहला ऑथर ने कहा कि वी मस्ट इंजेंडर अ कल्चर ऑफ फैक्ट वेरिफिकेशन। पहले तो एक फैक्ट वेरिफिकेशन का कल्चर होना चाहिए। दूसरा ऑथर ने कहा कि वी मस्ट इंसिस्ट ऑन बेटर जर्नलिस्टिक ट्रेनिंग एट एक्रीडिटेड मीडिया इंस्टीट्यूट्स, अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। तीसरा इन्होंने कहा कि वी मस्ट वेलकम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स इन आवर न्यूज़ रूम्स एंड नॉट अलाउ देम टू बिकम इको चैम्बर्स फोर्सिंग एन ओपिनियन ऑन टू द व्यूअर्स इन द गाइज ऑफ द नेशन वांट्स टू नो। तो यहाँ पे तो आपको पता है कि किसके ऊपर अटैक किया गया है, बट हाँ कि लोगों के ऊपर नेशन वांट्स टू नो आपने जैसे बोल दिया, तो आपने एक तरीके से पूरे देश की जिम्मेदारी खुद ही ले ली ना, कि हाँ पूरा देश पूछ रहा है। तो वो चीज़ ऑथर ने यहाँ पे यही कही है कि ऐसे इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लास्ट चौथा उन्होंने पॉइंट दिया सजेशन कि जर्नलिस्ट मस्ट वेलकम कमेंट्स एंड फीडबैक ऑन देयर फ्रॉम देयर व्यूअर्स एंड रीडर्स, है ना। उनके फीडबैक की वैल्यू की जानी चाहिए और फीडबैक के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करने की कोशिश भी की जानी चाहिए। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि जैसे जो गवर्नमेंट है, इट मस्ट इंट्रोड्यूस लॉज एंड रेगुलेशंस दैट लिमिट कंट्रोल ऑफ मल्टीपल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस बाय अ सिंगल बिजनेस और पॉलिटिकल एंटिटी, देयर बाय इनकरेजिंग एन इंडिपेंडेंट एंड रोबस्ट प्रेस इन द कंट्री, है ना। ऐसे लॉज ले आने चाहिए जो कि अलग से केवल मीडिया को गाइड कर रहे हैं और एक रेगुलेटर, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर हो जो काम कर रहा हो, तो मीडिया को भी थोड़ा ताकत मिलेगी और बिजनेसेस का इन्फ्लुएंस भी थोड़ा कम हो पाएगा। इसके अलावा फाइनली अ सिंगल ओवरसीयर फॉर प्रिंट एंड टेलीविजन न्यूज़ कंपनीज एज रिकमेंडेड बाय द ट्राई एंड पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व्हेन आई चेयर्ड इट। तो यहाँ पे शशि थरूर ने कहा कि एक सिंगल ओवरसीयर होना चाहिए प्रिंट और टेलीविजन न्यूज़ कंपनीज़ के लिए, सिंगल रेगुलेटर होना चाहिए प्रिंट एंड न्यूज़ के लिए। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको चेक करना है। तो यहाँ पे है हाउ सैटेलाइट्स ट्रैक द वेदर। तो यहाँ पे बात चल रही कैसे करते हैं, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। यहाँ पे नाइट माइक्रोफिजिक्स कंसेप्ट होता है, नाइट माइक्रोफिजिक्स का है। नाइट माइक्रोफिजिक्स में क्या होता है कि बेसिकली जो इनसैट 3D सैटेलाइट है उसमें अलग अलग कलरिंग की जाती है, जैसे अलग अलग कलर के इमेजेस डेवलप किए जाते हैं। और वो कलर के इमेजेस कैसे डेवलप होते हैं, दो फैक्टर्स से, ये लिख लो आप लोग। दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं वेदर फोरकास्टिंग में, क्या सोलर रिफ्लेक्टेंस और दूसरा है ब्राइटनेस टेम्परेचर। याद रखिएगा, पहला क्या है सोलर रिफ्लेक्टेंस और दूसरा है ब्राइटनेस टेम्परेचर। सोलर रिफ्लेक्टेंस रेशियो है ऑफ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस एंड द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट। मतलब कि कितनी सोलर एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है किसी सरफेस से अपॉन कितनी सोलर एनर्जी इंसिडेंट हो रही थी किसी मतलब 10 इंसिडेंट हो रही थी, 5 अगर रिफ्लेक्ट हो रही तो 5/10 जो है यानी 50% उसका रिफ्लेक्टेंस हो गया। देन दूसरा है ब्राइटनेस टेम्परेचर। ब्राइटनेस टेम्परेचर इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द करस्पॉन्डिंग ब्राइटनेस ऑन इट्स सरफेस। मतलब कितने टेम्परेचर पे कितनी ब्राइटनेस है तो वो ब्राइटनेस टेम्परेचर हो गया, ठीक है ना। एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द टेम्परेचर एज वी यूजली अंडरस्टैंड, इट इज़ द टेम्परेचर वी फील व्हेन वी टच मतलब टेम्परेचर जो हम फील करते हैं वो अलग होता है ना। ब्राइटनेस टेम्परेचर है बेसिकली उसके थर्मल रेडिएशन से, कि भैया कितने फ्रीक्वेंसी पे क्या अलग अलग डायरेक्शन में कितना रेडिएट कर रहा है वो ब्राइटनेस, लाइट कितनी रेडिएट कर रहा है, तो उसको चेक किया जाता है, उसी के बेसिस पे कलरिंग की जाती है एंड ये वेदर फोरकास्टिंग की जाती है। आगे मूव करते हैं और देखते क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पे है थाई मैन फेसेस रिकॉर्ड 50 years इन प्रिजन फॉर रॉयल इंसर्ट अंडर लीस मैजेस्टे लॉ। तो ये लीस मैजेस्टे लॉ क्या है, तो याद रखिएगा ये लीस मैजेस्टे लॉ जो है थाईलैंड का लॉ है, ठीक है ना। और थाईलैंड का वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट लॉ है वर्ल्ड का, जहाँ पे अगर आपने क्रिटिसिज्म किया पैलेस का या वहाँ पे किसी का भी, तो आपको सज़ा मिलती है। मिनिमम जो जेल सेंटेंस है वो है 15 साल फॉर अ वायलेशन। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। लीस मैजेस्टे अगर आपसे पूछ लेता है डायरेक्टली कि कहाँ का ये पनिशमेंट है, न्यूज़ में थी रिसेंटली, तो याद रखिएगा दिस इज द पनिशमेंट दैट इज गिवन इन थाईलैंड, है ना। अगर आप पैलेस का इंसर्ट करते हैं तो ये लीस मैजेस्टे कहलाता है, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट।
अगला है NATO टू होल्ड द बिगेस्ट ड्रिल सिंस कोल्ड वॉर टू कॉम्बैट फ्लेयर अप नियर पियर राइवल। तो यहाँ पे NATO जो है वो लॉन्च कर रहा है इट्स लार्जेस्ट एक्सरसाइज सिंस द कोल्ड वॉर के बाद के अभी तक की लार्जेस्ट एक्सरसाइज रिलीज करेगा। एंड इसमें US ट्रूप्स जो हैं वो किस तरीके से यूरोपियन एलाइज के साथ रीइंफोर्स कर सकता है, एंड ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। इसका नाम है स्टेड फास्ट डिफेंडर 2024। द नेम ऑफ द एक्सरसाइज इज स्टेड फास्ट डिफेंडर। देखो लिखा है 90,000 ज़्यादा ट्रूप्स ज्वाइन करने वाली हैं स्टेड फास्ट डिफेंडर 2024 ड्रिल्स में, एंड ये मई में चलेगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। एंड रशिया का नाम हालांकि लिया नहीं गया है नेटो द्वारा, लेकिन एक तरीके से नेटो के उसी के लिए लिया जा रहा है। तो स्टेड फास्ट डिफेंडर 2024 इट विल डेमोन्स्ट्रेट नेटोज एबिलिटी टू रैपिडली डिप्लॉय फोर्सेस टू रीइंफोर्स द डिफेंस ऑफ यूरोप, है ना, याद रखिएगा। आगे मूव करते चाइना फंडेड निकल हब इन इंडोनेशिया थ्रेट टू रिसोर्सेज। तो एक निकल प्रोसेसिंग हब है जो कि ईस्टर्न इंडोनेशिया में है, जिसको चाइनीज़ कंपनीज बैक कर रही हैं। तो वो काफ़ी वहाँ पे एक न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। वहाँ पे जो लोकल NGOs हैं विच आर वर्किंग फॉर द इन्वायरमेंट, वो कह रहे हैं भैया कि ये बहुत ज़्यादा इसकी माइनिंग चल रही है और ये इससे काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँच रहा है। तो बीजिंग आप सबको पता है कि काफ़ी ज़्यादा निकल को चाहता है वो, क्योंकि इसका यूज़ इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरीज और इन सब में किया जा सकता है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल वैसे भी काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं, और इसमें फिर निकल को जो प्रोड्यूसर है जैसे इंडोनेशिया हो गया उसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो लीडिंग निकल प्रोड्यूसर इंडोनेशिया है इस समय का। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा माइनिंग में चाइना इंटरेस्टेड है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। नो रिस्पाइट फॉर ब्राज़ील्स यानोमामी ग्रुप फेसिंग इलीगल माइनिंग लिंक्ड क्राइसिस। तो यहाँ पे बात चल रही है एक इनहैबिटेंट का, जो यहाँ के कहना चाहिए कि प्रिमिटिव इनहैबिटेंट है, इंडिजिनस ग्रुप है। तो इनको यानोमामी कहा जाता है, यानोमामी ग्रुप। तो अगर आपसे कोई पूछता है UPSC की यानोमामी कहाँ पे थे, अभी न्यूज़ में थे, तो वैसे सुनने में चाइनीज़ टाइप का लगेगा या जापानीज़ टाइप का लगेगा, है ना। तो यानोमामी ट्राइब अगर आपसे कोई पूछे कहाँ की ट्राइब है, तो दे आर वन ऑफ द बेस्ट नोन फॉरेस्ट ड्रिंक ट्राइब्स ऑफ साउथ अमेरिका, एंड अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में इनका घर है। ब्राज़ील वाले रीजन में अमेजॉन में इलीगल गोल्ड माइनिंग के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। इनको बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई है बिकॉज ऑफ द डिसीज एंड ऑल, काफ़ी चीज़ें फेस कर रहे हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। सो दैट वाज वन न्यूज़, and that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you. Have a nice day.